नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। उदयपुर में एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जिसका इलाज एक होम्योपैथी डॉक्टर कर रहा था। बताया जा रहा है कि बच्ची को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उदयपुर के मावली उपखंड की बोयना ग्राम पंचायत में एक 6 वर्षीय बच्ची का इलाज आसोलियों की मादरी चौराहे पर स्थित एक निजी क्लिनिक पर किया जा रहा था, लेकिन बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि क्लिनिक पर अंग्रेजी, आयुर्वेदिक और जानवरों की दवा सभी दिए जाते थे। वही घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने क्लिनिक पर जमकर तोड़फोड़ की और डॉक्टर राजेंद्र नागदा को घेरकर हंगामा किया। भीड़ ने डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की। माहौल बिगड़ता देख मौके पर मावली एसडीएम रमेश सिरवी, तहसीलदार कैलाश विश्नोई और थाना अधिकारी अशोक कुमार विश्नोई पहुंचे। मृतक बच्ची चंचल गमेती 6 वर्ष, पुत्री रमेश गमेती निवासी बोयना के रूप में हुई। परिजनों का कहना था कि बच्ची को तबीयत खराब होने पर पिता उसे नागदा क्लिनिक लेकर गए। डॉक्टर ने बच्ची को दवा दी और एक इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया, लेकिन घर लौटते वक्त रास्ते में ही बच्ची अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गई। परिजन तुरंत बच्ची को लेकर वापस क्लिनिक पहुंचे। वहां डॉक्टर नागदा ने बच्ची की सांसें बंद होना बताई और इलाज करने से मना कर दिया। इसी बात पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने क्लिनिक में तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ क्लिनिक पर जमा हो गई। परिजन बच्ची का शव लेकर धरने पर बैठ गए और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा मुआवजे की मांग पर अड़ गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार और लोगों को समझाया, लेकिन परिजन मुआवजे और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद जनप्रतिनिधियों व सरपंच पिंटू डांगी की मौजूदगी में 13,21,000 रुपए मुआवजे पर सहमति बनी। प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद चिकित्सा प्रभारी हितेश प्रताप सिंह, भाजपा नेता कुलपति सिंह चुंडावत और धूनी माता सरपंच नरेश मेघवाल भी मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना योग्य डिग्री और सुविधा के इलाज करने वाले डॉक्टर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब ग्रामीणों ने आरोपी डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि इसके नियम के तहत सरकार से पूछे जा रहे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी सूचना के अधिकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का जानकारी देते हुए राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक बड़ा खतरा है। टीकाराम जूली ने कहा कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 कांग्रेस के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस कानून के पीछे देश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि, राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता थी, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कानून को लागू किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस आरटीआई कानून ने देश में सुशासन, जवाबदेही और जन भागीदारी की भावना को मजबूती दी, आज उसी कानून की आत्मा को भाजपा सरकार कमजोर करने का प्रयास कर रही है। आरटीआई कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। ये नागरिकों को सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब पूछने का अधिकार देता है। DPDPA की धारा 44(3) सूचना के अधिकार की मूल भावना को आघात पहुंचाती है
और नागरिकों की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को बाधित करती है। ये संशोधन न केवल पारदर्शिता को सीमित करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर भी देगा। ये बेहद चिंताजनक है कि इस मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 150 माननीय सांसदों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर गहरी चिंता जाहिर की है। जूली ने कहा, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए डीपीडीपीए अधिनियम की धारा 44(3) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके अतिरिक्त अधिनियम के कुछ प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी विरुद्ध प्रतीत होते हैं, जिनकी पुनः समीक्षा आवश्यक है। सूचना का अधिकार कमजोर हुआ तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा और ये किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। सूचना का अधिकार आरटीआई एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो भारत के लोगों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। यानी कोई भी भारतीय जनता किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी लेने के लिए अनुरोध कर सकता है और आरटीआई कानून के तहत उस प्राधिकरण को एक निश्चित समय सीमा के भीतर उस अनुरोध का जवाब देना होगा। ये अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। दौसा में मंगलवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा आयोजित की गई है, जिसमें दौसा विधायक डीसी बैरवा समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान डीसी बैरवा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर हमला बोलते कहा कि वो आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। बैरवा ने कहा कि मंत्री पद पर होने के बावजूद मीणा ने कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की और भविष्य में उनकी पीढ़ियां उनको गालियां देंगी कि मंत्री बने इस कोटे से और समाज के लिए कुछ नहीं किया। राजस्थान डिजिटल संदेश से बातचीत में कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी एससी के वोट लेने के लिए प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम का पद दे दिया, लेकिन न उनकी चल रही है, नहीं कहीं पोस्ट में उनकी फोटो है। भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी की फोटो रहती है, लेकिन प्रेमचंद बैरवा की फोटो पोस्ट में नहीं रहती है। भजनलाल सरकार पर निशाना चाहते हुए डीसी बैरवा ने कहा कि जब से प्रदेश सरकार के सीएम भजनलाल बने हैं, तब से उनका हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली आना जाना लगा है। उनको राजस्थान में बैठना चाहिए था, यहाँ रहकर ही सरकार चलानी चाहिए थी। अगर सरकार के मंत्री विधायक से मिलना है तो दिल्ली जाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने दे रखी है। वास्तव में पर्ची वाला सिस्टम अभी भी चालू है। हाल ही में विधायक के आवास से ट्रैक्टर चोरी की घटना पर डीसी बैरवा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदर थाना पुलिस ने चोरी हुआ ट्रैक्टर बरामद कर लिया, लेकिन चोरों को पकड़ा नहीं गया। बैरवा ने आरोप लगाया कि चोरी में भी सेटिंग है और ट्रैक्टर बरामद करने में भी सेटिंग है। कांग्रेस विधायक ने सवाल किया कि पुलिस ने ट्रैक्टर तो लौटा दिया, लेकिन चोरों को क्यों नहीं पकड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने पहले ही साल 2025 में होने वाली परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कैलेंडर जारी कर किया है। हालांकि इस बीच जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली है, उनकी प्रस्तावित तारीख आरपीएससी जारी करते हैं। अब आरपीएससी द्वारा मंगलवार 22 जुलाई को 5 विभिन्न भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 17 जुलाई को इन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था। इनके तहत 5 विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियां की जाएगी। आयोग सचिव ने बताया, इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2026 के अप्रैल से जुलाई माह तक किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर गृह ग्रुप 1 विभाग के 1015 पदों हेतु 5 अप्रैल 2026, पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग के 1100 पदों तथा सहायक कृषि अभियंता कृषि विभाग के 281 पदों हेतु 19 अप्रैल 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा विभाग के 3225 पदों हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 मई से 16 जून 2026 तक किया जाना प्रस्तावित है। 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग
के 6,500 पदों हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। सहायक कृषि अभियंता के पदों हेतु 28 जुलाई से 26 अगस्त 2025, पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु 5 अगस्त से 3 सितंबर 2025, उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर के पदों हेतु 10 अगस्त से 8 सितंबर 2025, प्राध्यापक एवं कोच के पदों हेतु 14 अगस्त से 12 सितंबर 2025 तथा वरिष्ठ अध्यापक पदों के ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक किए जा सकेंगे। अजमेर दरगाह देश विदेश से लाखों जायरीनों की आस्था का केंद्र है। सालों साल यहाँ पर देश दुनिया से लोग अकीदतमंद चादर चढ़ाने पहुँचते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से इस पवित्र दरगाह की हालत एक बड़ा सवाल बन गई है। दरगाह परिसर में मौजूद सैकड़ों साल पुराने हुजरे, दीवारें और दालान जर्जर हालत में हैं। हालिया बरसात में कुछ छज्जे गिर चुके हैं और दीवारों में दरारें साफ नजर आ रही है। ये स्थिति अब सिर्फ अजमेर तक सीमित नहीं रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। दरगाह कमेटी के सीईओ मोहम्मद बिलाल खान ने बताया कि दरगाह की ऐतिहासिक संरचनाएं समय समय पर प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त होती रही है। हालिया बारिश के बाद जब कुछ हुजरों के छज्जे टूटे तो तुरंत साइट इंजीनियर के साथ निरीक्षण करने के बाद मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। आस्ताना शरीफ के गुंबद में वाटर प्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट का प्रयोग किया गया है। कई स्थानों पर टेंडर जारी कर मरम्मत प्रक्रिया चलाई जा रही है और दालान, महिला बैठने की जगह जैसी प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं दरगाह के खादिम सैयद फखरे मोइन चिश्ती ने कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार चेतावनी देने के बावजूद दरगाह कमेटी सिर्फ दिखावटी काम कर रही है। रिश्ते हुए हुजरों की मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है और अब कमेटी उन खादिमों को नोटिस भेज रही है कि वे अपने हुजरे खाली करें। खादिम सैयद फखरे ने सवाल उठाया कि अगर यही हाल आस्ताना शरीफ में हो तो क्या उसे भी बंद कर दिया जाएगा। पीर सैयद फखर काजमी चिश्ती ने दरगाह के इतिहास और संरचना के बारे में बताया कि परिसर में 500 साल पुराने हुजरे हैं जो अकबर के शासनकाल में बने थे। इन दीवारों को उस समय गारा, चूना और मौरन से तैयार किया गया था, जो अब कमजोर हो चुके हैं। पिछले साल 60 और 61 नंबर के हुजरे गिर चुके हैं, जिनका निर्माण खादिमों ने अपनी जेब से करवाया। परिसर की मार्बल फर्श भी उखड़ चुकी है, जिससे जायरीन अक्सर फिसलते हैं। आस्ताना शरीफ में भी लीकेज की स्थिति बन गई थी और गिलाफ हटाकर उसकी मरम्मत करनी पड़ी। बारिश के दौरान कुछ हुजरों में बिजली का करंट फैल जाता है, जो बेहद खतरनाक स्थिति है। दरगाह अंजुमन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हाजी सैयद मोहम्मद हाशमी ने कहा कि हाल ही में निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुद देखा कि दरगाह के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया था। सजावट के दौरान टूटे बल्ब और कचरा नालियों में फंसा मिला, जिससे पानी की निकासी बाधित हुई। उनका कहना था कि अगर खादिम मरम्मत कराना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए और हुजरे को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वो दरगाह की गरिमा को और बढ़ाए। कर्नाटक से आए एक जायरीन अली कहते हैं कि वो पिछले 15 साल से ख्वाजा साहब के दर पर हाजिरी देने आते रहे हैं, लेकिन दरगाह में अब तक कोई ठोस सुधार नजर नहीं आया। उनका कहना था कि दरगाह में चढ़ावे की कमी नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार है उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। राजस्थान डिजिटल संदेश की टीम ने जब दरगाह परिसर में निरीक्षण किया तो पाया कि कई जगह छतों से प्लास्टर उखड़ चुका है। कमेटी द्वारा हाल में लगाई गई वाटरप्रूफिंग भी कई जगह नाकाम नजर आई। मरम्मत कार्य आधे अधूरे पड़े हैं और कुछ हुजरे पूरी तरह खाली भी कराए जा चुके हैं। जयपुर के वैशाली नगर में 25 वर्षीय एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आत्महत्या से पहले महिला ने इंस्टाग्राम पर भावुक स्टोरी लगाई थी, जिसे कुछ ही देर बाद हटा दिया। बताया जा रहा है कि उसने 3 साल पहले लव मैरिज की थी और पति पत्नी दोनों एक प्राइवेट बैंक में काम कर रहे थे। वहीं मृतका की मां ने उसके पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना 19 जुलाई की रात कोस्मो कॉलोनी की है।
जहां पर अपने घर में 25 वर्षीय भारती कंवर अपने पति आकाश के सोने के बाद दूसरे कमरे में चली गई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार उसने फांसी लगाने से पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसे कुछ ही देर में हटा दिया। बाद में जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों की मदद से गेट को तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने पर अंदर जाकर देखा तो भारती फंदे से लटकी मिली। परिजनों के मुताबिक भारती का पति नशे का आदी था और वो पत्नी भारती पर मायके से जमीन जायदाद लाने का दबाव बना रहा था। भारती की मौत के बाद उसकी मां राजबाला ने पति आकाश पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बताया ये भी जा रहा है कि भारती ने कई बार फोन पर पति आकाश द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात बताई। कोटा में इन दोनों मगरमच्छों की दस्तक से शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण भी दहशत में है। आए दिन रिहायशी इलाकों मगरमच्छों की दस्तक हो रही है। कोटा शहर के सोगरिया में वन विभाग की टीम ने बड़े मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वहीं कोटा के इटावा क्षेत्र में बंजारी गांव में भी मगरमच्छ ने पिछले कई दिनों से दहशत मचा रखी थी। लेकिन आज क्षेत्र का वन मित्र, जो अक्सर वन्य जीवों का रेस्क्यू कर जामबाजी के साथ करके उनको सुरक्षित स्थानों पर रिलीज करता है, उसी टाइगर हयात खान ने गांव में पहुंचकर 7 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसको अपने कंधे पर बैठाया और चंबल नदी में वन विभाग की टीम के साथ पहुंचकर रिलीज कर दिया। क्षेत्र में टाइगर नाम से मशहूर हयात खान ने बताया कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले बंजारी गांव में थे करने मगरमच्छ का रिस्क पर उसको सुरक्षित रिलीज किया गया था। उन्होंने बताया कि कई महीने से ये मगरमच्छ ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बन रहा था, जिसे आज रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वन मित्र टाइगर हयात खान मगरमच्छ को अपने कंधे पर बैठकर ले जा रहा है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा से एक मार्मिक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ हार्ट की गंभीर और दुर्लभ बीमारी से ग्रसित एक 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। परिवार वालों ने उसे रोज की तरह कोचिंग भेजने के लिए उठाया, लेकिन इस बार वो नहीं उठा। घबराए हुए परिजन फौरन उसे पास के एक निजी अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र की पहचान सोनू वैष्णव के रूप में हुई है, जो कोटा के कंसुआ मुक्तिधाम क्षेत्र का रहने वाला था और 9वीं कक्षा में पढ़ता था। घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना एएसआई शूरवीर सिंह ने बताया कि मृतक छात्र सोनू को हार्ट की एक रेयर बीमारी थी, जो सामान्यत बहुत कम मामलों में देखने को मिलती है। सोनू के पिता प्रेम कंवल वैष्णव ने बताया कि बेटे को 2.5 साल पहले अचानक चक्कर आकर गिरने की घटना के बाद दिल की बीमारी का पता चला था। जांच में सामने आया कि उसके हार्ट की झिल्ली मोटी हो रही थी। ये स्थिति हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जैसी जानलेवा स्थितियों से जुड़ी हो सकती है, जिसका इलाज महंगा और लंबा होता है। पिता ने बताया, उसे जरा सा भागने पर सांस फूल जाती थी, पसीना बहुत आता था। हम उसका इलाज लगातार करवा रहे थे। 2 दिन पहले भी तबीयत बिगड़ी थी, हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो घर ले आए। लेकिन आज सुबह वो बस नहीं उठा। कोटा जैसे शहर में छात्रों की मौतों को लेकर अक्सर कोचिंग के दबाव की चर्चा होती है, लेकिन इस मामले में मामला पूरी तरह चिकित्सा कारणों से जुड़ा है। सोनू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका स्वास्थ्य उसे सीमित करता था। इस बार शरीर ने पूरी तरह जवाब दे दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों का यौन शोषण करने या अश्लील व्यवहार के कई मामले सामने आने के बाद अब फैसला किया है कि वो खुद ऐसे मामलों पर नजर रखेंगे। राजस्थान में पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले सप्ताह चित्तौड़गढ़ जिले में बेगू उपखंड क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मामले की बड़ी चर्चा हुई थी। आमलहेड़ा सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाने वाला शंभूलाल धाकड़ नाम का
एक शिक्षक पिछले 2 से 3 साल से बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य कर रहा था और इनके वीडियो भी बना रहा था। मदन दिलावर ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि वो शिक्षक नहीं बल्कि कोई राक्षस है। चित्तौड़गढ़ का ही एक सरकारी स्कूल इस साल जनवरी में चर्चा में आया था, जब गंगरार ब्लॉक में एक स्कूल के हेडमास्टर और एक शिक्षिका का स्कूल में आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। राजस्थान के स्कूलों में इस साल इस तरह की अश्लीलता के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें 10 से ज्यादा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया को बताया है कि अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए व्यवस्था की जा रही है, जिससे खुद उनके पास शिकायत पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए मोबाइल ऐप बनवाए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राएं गोपनीय रहकर शिक्षकों के बारे में शिकायतें कर सकेंगे। ये शिकायतें शिक्षा विभाग के शासन सचिव और मंत्री के पास पहुंच जाएंगी और इसके बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री दिलावर ने बताया कि इस ऐप पर छात्र स्कूल और शिक्षकों के बारे में हर तरह की शिकायतें कर सकते हैं। इस ऐप पर सरकारी स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चे भी शिकायत कर सकेंगे। राजस्थान के अलवर जिले के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है, जो महंगी गाड़ी में सवार अनजान लोगों को लिफ्ट मांगकर हनी ट्रैप के जाल में फंसाती थी और फिर धमकी देकर रुपए ठगती थी। इस महिला ने अलवर में करीब 15 लोगों से ठगी की है। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था, मैं 23 जून 2025 को रात 10 बजे अपनी दुकान से घर जा रहा था। इसी दौरान मंगलम सिटी के सामने 200 फीट रोड पर कार के आगे एक महिला आ गई। उसने अपने आप को डॉक्टर बताकर लिफ्ट मांगी। इसके बाद मैंने उसे अंसल टाउन छोड़ दिया। कार में लिफ्ट के दौरान उसने बात करने के लिए नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद कॉल व मैसेज पर बात होती रही। एक दिन महिला ने बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर 45,000 रुपए की मांग की। मैंने 25,000 रुपए पहले दे दिए। इसके बाद मैंने पुलिस सब बता दिया। थाना प्रभारी ने बताया, परिवादी की शिकायत पर हमने महिला को फंसाने के लिए जाल बिछाया। 500 रुपए के 40 नोट यानी कुल 20,000 रुपए लेकर BSR कॉलेज के पास परिवार को भेजा गया। उसके साथ सादा कपड़ों में महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों भी भेजे गए। इसके बाद उसे नोट लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से मिले पैसे जब्त कर लिए गए। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि महिला 20 साल से इस काम में लगी हुई है और अलग अलग नाम से लोगों को ठगती है। जयपुर के कई थानों में 14 मुकदमे दर्ज है। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि ये महिला मध्य प्रदेश के उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित एकता नगर कॉलोनी की रहने वाली है, जो कभी किसी को त्रिशा खान तो कभी किसी को त्रिशा राठौर बनकर ठगती रही है। ये महिला कार में लिफ्ट लेने के बाद बताती है कि वो सरिस्का घूमने आई है और अपनी बातों से कार सवार को प्रभावित करती है। अलवर में भी वो 15 लोगों को ठग चुकी है। कार में सवार होने के बाद ये महिला कार सवार से नंबर लेती है, फिर बातें करना शुरू करती है। बाद में धमकी देकर कहती है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, अब मैं बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। उसके बाद परिवादी घबराकर इसको पैसे दे देता है।